अस्सलाम अलैकुम, वेलकम टू माय चैनल हॉरर स्टोरी विद समिया फ़हीम। तमाम वीडियो और अपडेट के लिए हॉरर स्टोरी विद समिया फ़हीम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। ये कहानी है राइटर के जाल में फंसी एक मासूम रूह और काले जादू की कहानी। आइए सुनते हैं एक दिल दहला देने वाली खौफनाक कहानी। ख्वाब देखना कितना आसान होता है, बिल्कुल मुफ्त में। अब जिसे चाहो, जिस रूप में चाहो, अपना मेहमान बना लो। क्या खूब कहा है किसी ने, उसे जब भी सोचा बिला लिया। हर इंसान ने कभी ना कभी कोई ना कोई ख्वाब तो जरूर देखा होगा। किसी सल्तनत का ना सही, मगर अपने ख्वाबों की दुनिया में हर कोई बादशाह मलिका होता है। तालिब इल्मी का जमाना हो तो पहली पोजीशन लाने के ख्वाब कौन नहीं देखता। पढ़ाई मुकम्मल हो जाए तो ख्वाबों ख्यालों में खुद को बेहतरीन ऑफिस में बास की कुर्सी पर बैठा हुआ और सब पर हुक्म चलाता हुआ देखते हैं। और कुछ नहीं तो लड़के और लड़कियां अपने पसंदीदा चेहरों को अपने दूल्हा और दुल्हन के रूप में हर रोज ही ख्वाब में देखते हैं। अक्सर ये चेहरे कुछ अरसे बाद दिल भर जाने या फिर मुख्तलिफ वजूहात की बना पर बदल भी जाया करते हैं। खैर, ख्वाब देखना आसान सही, मगर उनको हकीकत का रूप देने की मेहनत करनी पड़ती है, कड़ी मेहनत। मिस्टर खलील अमजद आपके नावलों के तर्जमे कई ज़बानों में किए जाते हैं और दुनिया भर में बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। एक हालिया सर्वे के मुताबिक आपका शुमार चंद बेहतरीन हॉरर एंड मिस्ट्री राइटर्स में होता है। आपको उर्दू ज़बान का स्टीवन किंग कहा जाने लगा है। आपके नावल लाखों की तादाद में शाये होते हैं और लोग फर्स्ट कॉपी के लिए पागल हो रहे होते हैं, जिनमें से एक मैं भी हूं। इतनी मकबूलियत, कामयाबी, शोहरत हर किसी के नसीब में नहीं होती। कैसा महसूस करते हैं आप? मेरे सामने बैठी कम उम्र खूबसूरत सी लड़की किसी मैगजीन के लिए मेरा इंटरव्यू कर रही थी। बकौल उसके वो खुद भी मेरी बहुत बड़ी फैन थी और मेरे नावल बड़े शौक से पढ़ती आई था, इसलिए वो सवाल कम और मेरी तारीफ ज्यादा कर रही थी। तारीफ अल्फाज नहीं, वो शहद था, नशा था जो खून बनकर मेरी रगों में उतर रहा था। मैं खुद को अपने ऑफिस में नहीं, आसमान पर उड़ता महसूस कर रहा था। ये सब तो चाहा था मैंने, इसकी तो तमन्ना की थी। तारीफ मेरी कमजोरी थी। दौलत, शोहरत, मकबूलियत में इन अल्फाज का गुलाम था। आज ये सब मुझे हासिल था, मगर कुछ हासिल करना इतना आसान नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। देखें मिस, मैंने इस लड़की पर नजर डाली, फौजिया। इसने जल्दी से कहा। हाँ तो मिस फौजिया, मुझे अच्छा लगता है ये सब। जाहिर है मैं लिखता हूँ, वो पढ़ा जाता है और पसंद किया जाता है। दरअसल लिखना मेरी रगों में है, मुझे लिखकर सुकून मिलता है। अगर मेरे लिखे हुए अल्फाज को लोग सराहते हैं तो ये मेरी खुशकिस्मती है। इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। सर आप बहुत डाउन टू अर्थ हैं। अब एक आखिरी सवाल, आपने हमेशा सिर्फ पुरस्कार कहानियां ही लिखी हैं, कभी रोमांस लिखने के बारे में नहीं सोचा? फौजिया ने मुस्कुराते हुए पूछा। अब ये तो महसूस करने की बात है। मैं सीधा होकर बैठ गया। मुझे तो पुरस्कार चीजें बड़ी ही हुसैन और रोमांटिक लगती हैं, जैसे गहरे तारीख समंदर, अंधे कुनवे, दरियाफ्त सितारे और जैसे एहराम मिस्र में जैसे कहीं घुसा गया। उफ सर, आप तो बातें भी बड़ी खौफनाक करते हैं, मुझे तो डर लगने लगा है। फौजिया ने झरझरी ली। फौजिया मुझसे इजाजत लेकर चली गई। मैं कुछ देर शादमानी के आलम में अपनी कुर्सी पर घूमते हुए लुत्फ लेता रहा, फिर शीशे की दीवार से नीचे झांकने लगा। 12वें फ्लोर से नीचे दुनिया के लोग कितने छोटे लग रहे थे, कमजोर, बोने। मेरा बस चलता तो मैं 100वीं फ्लोर पर रहा करता।
खैर कभी ना कभी जरूर। थोड़ी देर नीचे की दुनिया का जायजा लेने के बाद मैं दीवार पर लगे कदनिदम आईने के सामने आकर खड़ा हो गया। हाँ तो मिस्टर खलील अमजद, कैसा लगता है ये सब कुछ? ये शानदार ऑफिस, लंबी चमकती कार, बड़ा सा घर। मैं अपने अक्स से मुखातिब था। ग्रे टू पे सूट में मलबूस अपना सरापा मुझे हसन मामूल बड़ा शानदार मालूम हो रहा था। मेरी आंखें मेरे सूट के हम रंग लग रही थी। उफ, कितना कामयाब हूं मैं आज। मैं मुस्कुराने लगा। अचानक हर कामयाब इंसान के पीछे होने वाली वजह मेरे पीछे नमूदार हो गई। उफ, मेरी मुस्कुराहट गायब हो गई। अब वो मुस्कुरा रही थी। डर गए, इसने कहा। जाहिर है। मेरे मुंह में कड़वाहट खुल गई। आईना सामने ही है, नजर डाल लो, तुम खुद भी डर जाओगी। मगर वो आईना देखने के बजाय मेरी रिवॉल्विंग चेयर पर जाकर बैठ चुकी थी। दुनिया का इतना बड़ा हॉरर स्टोरी राइटर जिसकी कहानियां लोग रात में नहीं पढ़ते, इतना डरपोक है। कमाल है, वो मजाक उड़ा रही थी। कमाल तो जनाब के हसन का है। मैं चढ़ गया। ये भी आपकी जरा नवाजी है। वो आज तक बड़ी ही भीड़ थी। आपकी बेवक्त आमद की वजह जान सकता हूं? मैंने तो आज तुम्हें नहीं बुलाया था। अरे मैं तो बहुत देर से उधर मौजूद थी, जब आपकी फैन आपकी तारीफों में जमीन आसमान एक कर रही थी और आप अपने अनोखे आइडियाज का पूरा क्रेडिट खुद ले रहे थे। हूं ना, लिखना मेरी रगों में है। झूठे, वो बड़ी तलखी से चबा चबा कर बोल रही थी। तो और क्या कहता? क्या सच सच बता देता कि ये अनोखे वाकयात, ये आइडियाज मेरे नहीं होते, ये कोई और मुझे लिखवाता है? एक बदरू। वो जवाब देने के बजाय मुझे घूरती रही। कम वक्त गुजरने के साथ मजीद बदशक्ल होती जा रही थी। तुम्हारी इस सारी कामयाबी के पीछे मैं हूं, तुम खुद तो जानते हो ना। वो फुनकार कर बोली। उफ, मुझसे तो इसकी तरफ देखा भी नहीं जाता था। इसने मेरी कराहत महसूस कर ली। वो चंद लम्हे मुझे घूरती रही और फिर अचानक गायब हो गई। सर, आप सिर्फ पुरस्कार कहानियां लिखते हैं, कभी रोमांस नहीं लिखा। इस लड़की की आवाज मेरे कानों में गूंजी। हूं ना, रोमांस, प्यार, मोहब्बत, आशिकी, माय फुट, फुर्सत के मशगले, भरे पेट की बातें हैं सब। चंद दिनों का खेल, फिर सब खत्म। क्या होता है इश्क? हम जिसे छू ना सके इसको खुदा कहते हैं। सिर्फ ये बात होती है। कितने शदीद इश्क शादी के चंद सालों बाद बाकायदा नफरत में बदलते देखे हैं। क्या होती है मोहब्बत? वक्ती जज्बा। सबसे बड़ी हकीकत सिर्फ 2 वक्त की रोटी है, सख्त भूख, कड़ी धूप, खाली जेब। इन शुआओं के आगे हर हुसैन चेहरा मोम की तरह पिघला हुआ लगने लगता है। प्यार दीवाना सिर्फ भरी हुई जेब पर सुकून घर और आरामदेह बिस्तर वालों का होता है। ईंटें ढोने, पत्थर कूटने और बोरियां उठाने वाले तो इस लफ्ज से भी नाआशना होते हैं। क्यों? दिल तो हर इंसानी जिस्म में मौजूद होता है ना। मेरे अबू मेरे बचपन में घर छोड़कर चले गए थे। कुछ धुंधली धुंधली मिटी मिटी सी यादें मेरे जहन में मौजूद हैं। अम्मी और अबू में कभी भी नहीं बनी थी, और इन दिनों तो उनकी तकरीबन हर रोज लड़ाई हुआ करती थी। ये दानिश हमारे घर क्यों आता है? आखिर इससे तुम्हारा क्या ताल्लुक है? अबू का सबसे बड़ा एतराज ये था, वो मेरा चाचा बना हुआ है। अम्मी ने इंतहाई कमजोर जवाब दिया था। हूं ना, चाचा, ऐसी क्या आफत आई है कि तुमने एक दूसरे मजहब के गैर इंसान को अपना चाचा बना लिया है? अबू चढ़ गए। मैं खूब समझता हूं, अच्छी तरह जानता हूं कि तुम कुन चक्रों में पड़ी हुई हो।
गुनाह है ये सब, बल्कि गुनाह कबीरा है। जादू सीखना, करना और करवाना इंसान को इस्लाम से खारिज कर देता है। अबू इनको रोज समझाते थे, अगर घर में 4 पैसे आ रहे हैं तो तुमको क्या एतराज है। अम्मी बहस करने लगती थी। अबू उनको समझा समझा कर शायद इतना ज्यादा थक गए थे कि अपना दामन और आकिबत बचाकर अम्मी को छोड़कर चले गए। हाँ, उन्होंने बहुत कोशिश की कि मुझे अपने साथ ले जाएं, मगर अम्मी डटकर खड़ी हो गई। अमजद अभी बहुत छोटा है, दुनिया का कोई कानून इसको मुझसे नहीं छीन सकता। मजहब की ना सही अम्मी को दुनियावी मामलात की पूरी आगाही थी। अबू ने वार्निंग दी थी कि वो मुझे कानूनी तौर पर हासिल करके रहेंगे, मगर उनकी जिंदगी ने वफा नहीं की और एक हादसे में उनकी वफात हो गई। दानिश चाचा फिर खुलेआम हमारे घर में दंदनाने लगे और अम्मी उनसे काले इल्म सीखने लगी। ना जाने कहां कहां से कमजोर अकीदे रखने वाली औरतें संग-शाम हमारे घर के बरामदे में जमा हो जाती, जिसको अम्मी ने अपना आस्ताना बना लिया था। इन औरतों के बेशुमार गंभीर मसाइल, जैसा कि सास की मौत करवानी, भाभी को भयानक बीमारी में मुब्तला करवाना, नंद की मंगनी तोड़वाने और देवरानी या पड़ोसन की तलाक करवाने से मुताल्लिक हुआ करते थे। अम्मी के अमल से शायद पूरे हो ही जाते थे, जब ही औरतों की तादाद में दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की होने लगी और हमारा घर चलने लगा बल्कि दौड़ने लगा। अम्मी रात को देर तक अपने अमलियात में मसरूफ रहती थी। जाहिर है सुबह देर से उठती थी, फिर शाम से औरतों का तांता बंध जाता था। ऐसे में उनके पास घर के काम काज करने या मुझ पर ध्यान देने का बिल्कुल भी वक्त नहीं था। मैं इन दिनों बड़ा हो रहा था। मेरे इतवार हमेशा से ही निराले थे। न जाने क्यों मुझ में एक अजीब सी बेरहमी थी। बचपन से मुझे लोगों को, जानवरों को सताकर, अजियत देकर अजीब सा लुत्फ आता था। मैं गुलेल से मासूम परिंदों को निशाना बनाता और जब वो तड़प कर जमीन पर गिरते तो बस उफ, मैं सरशार हो जाता। मैं स्कूल तो जाता था, मगर मजाल है जो पढ़ाई लिखाई में मुझे जरा भर भी दिलचस्पी हो। स्कूल से वापस आते ही मैं घर से निकल जाता और सारी दोपहर जाने कहां कहां आवारागर्दी करता। लंबी लंबी गर्म दोपहरें मुझे बहुत पसंद थी। वीरान रास्ते, दरख्तों के दौर तक खाली झुंड मुझे अपनी तरफ बाकायदा खींचा करते थे। ना जाने मेरी रूह क्या मांगती थी, मुझे किस चीज की तलब थी। ऐसे ही एक दिन वो हमेशा के लिए अटकी। कौन? नगमा, मेरी खाला की इकलौती बेटी। फिल्मों की तरह इसके वालिदैन एक हादसे में चल बसे और वो मेरे सर पर आकर सवार हो गई। नगमा ने आकर पूरे घर की जिम्मेदारी संभाल ली और घर का काम करते करते जाने कब मुझसे मोहब्बत भी करने लगी। मेरे कपड़े धोना, इस्त्री करना, नाश्ते खाने का ध्यान करना, सब इसने बखुशी करना शुरू कर दिया था। मगर वो मुझे पहले दिन से जहर लगती थी। मैं इससे जान छुड़ाता था। ऐसे ही चंद बरस और बीत गए और फिर एक दिन अम्मी अचानक दुनिया से रुखसत हो गई। वो आधी रात को छत पर अपने अमल करने में मसरूफ थी। शायद अंधेरे की वजह से उनका पांव फिसल गया और वो छत से नीचे गिर गई। छत इतनी ऊंची बिल्कुल भी नहीं थी, शायद वो बच जाती, मगर वो बिजली के तारों में फंस गई और करंट लगने से उनकी मौत वाक़ई हो गई। उनकी मौत का मंजर बहुत दिल दहला देने वाला था। ऐन ऐसा जैसा किसी काले जादू करने वाले का हो सकता है, मगर कौन इबरत हासिल करके गुनाह करना छोड़ देता है। शायद हजारों में से कोई एक। कुदरत ने, मजहब ने जिंदगी गुजारने का तरीका डिफाइन कर दिया है। बिल्कुल सादा। 2 रास्ते हैं, एक सीधा तो एक उल्टा। 2 रंग हैं, एक सियाह एक सफेद। हर चीज के 2 पहलू हैं, गलत और सही। अब ये इंसान पर मुनहसर है कि वो किस रास्ते पर चलता है।
हाँ, एक बात तो है, उल्टा रास्ता आसान है और सीधा मुश्किल शायद मुश्किल लगता है। जिंदगी में आराम आसाइश कौन नहीं चाहता, तकरीबन सब, मगर कुछ हासिल करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। जो मेहनत से जान चुराते हैं वो उल्टे रास्ते की तरफ चल पड़ते हैं, शॉर्टकट उख्तियार करते हैं, मगर उल्टा रास्ता भी इतना आसान नहीं है। इस पर शैतान के कदम होते हैं। इस रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए शैतान का ताक़ुब करना पड़ता है, इसके पीछे पीछे दौड़ना पड़ता है, जैसा कि उम्मी ने किया और फिर जैसा मैंने किया। मुझे उम्मी के दुनिया से चले जाने का बहुत सदमा हुआ था, बेहद। अबू के जाने के वक्त तो मैं बहुत छोटा था और फिर उम्मी मेरे साथ थी, मगर उम्मी तो दर हकीकत मुझे अकेला करके चली गई थी। वो जैसी भी थी, जाहिर है मेरी माँ थी। दुख तो नगमा को भी हुआ होगा, मगर वो अपना गम छुपाकर मेरा पहले से भी ज्यादा ख्याल रखने लगी थी। मगर सच्ची बात है, मुझे पहले से ज्यादा बुरी लगने लगी थी। अगर उसने पूरे घर का बोझ न उठा रखा होता तो शायद मैं उसे धक्के देकर घर से निकाल देता। अभी उम्मी के इंतकाल को चंद हफ्ते ही गुजरे थे कि एक शाम को दानिश चाचा मुझसे मिलने चला आया। वो बड़ा ही मकरूह सूरत, उधेड़ उम्र का इंसान था, बहुत गंदा और गलीज। उफ चाचा, क्या नहाते नहीं हो? मैंने नागवारी से पूछा। इसके कमरे में दाखिल होने से पहले ही तेज बो का झोंका अंदर महसूस हुआ था। अरे वाह शहजादे, तो बड़ा ही नकचड़ा है, चाचा ने बुरा मानकर कहा। मैं तो तेरी माँ का अफसोस करने आया था। कर लिया अफसोस, अब जाओ। वो मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अरे वो मुझसे इतनी बदतमीजी शायद नाव कर रहा था। मैं तो तुझे एक अमानत देना चाहता था। अच्छा, मुझे पहली मर्तबा दिलचस्पी महसूस हुई। क्या है? शायद उम्मी ने कुछ रकम जेवर इसके पास रखवाया हो। मैंने सोचा, ये बता, अपनी माँ की गिद्दू संभालेगा? क्या संभालेगा? मैं हैरान हुआ। बेटा जी, इतना नन्हा तो अब तो नहीं है। तुझे कुछ तो मालूम होगा ना, तेरी माँ क्या काम करती थी? तो कुछ करता कराता तो है नहीं, रोटी कहाँ से खाएगा? ये भयानक सवाल तो मेरे जहन में भी कई मर्तबा सर उठा चुका था, मगर मुझे तो कोई अमल नहीं आता। मैं कैसे हूं? ऐसे ना बोल। मैं किस लिए हूं? मैं सिखूंगा तुझे। मैं 20 साल का था जब मैंने दानिश से काले इल्म सीखना शुरू किए थे। कितनी उम्र होगी मेरे शेर की? दानिश ने मुझ पर आंखें जमाकर पूछा था। अगले महीने में पूरे 20 साल का हो जाएगा। ठीक है। दानिश की आंखें चमकने लगी थी। 20 साल की उम्र ही चाहिए मुझे, एक बिल्कुल जवान खून ही उन कठिनाइयों को झेल सकता है। क्या मतलब? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था, मगर मतलब मुझको जल्द ही समझ आ गया। दानिश मुझे जादू सिखाने लगा था, बाकायदा जादू, काला बल्कि काला सिया जादू। तेरी माँ तो औरत थी, कमजोर, और फिर उसकी उम्र ज्यादा हो गई थी। इसने तो बड़ी मुश्किल से सिर्फ चंद मंत्र ही सीखे थे, इसलिए सिर्फ किनारे पर भीगती रही। तुझे तो बेटा इस दरिया के पार उतरना है। दानिश को मुझसे बड़ी उम्मीदें थी और दर हकीकत मुझे दांतों पसीना आ गया था। क्या क्या नहीं करना पड़ता था। सुनसान जंगलों में, अंधेरी रातों में, तूफानी बारिशों में, खुले आसमान तले कितने चनले काटे थे मैंने। गंदगी, नजासत न जाने क्या किया और किस किस तरह इस्तेमाल किया था। सिया लिबास पहनकर, भड़कती आग के आगे मंत्र पढ़कर शैतानों को आवाजें लगाई थी। उफ, अगर मेरे अंदर शैतानी जरासीम बचपन से परवरिश न पा रहे होते तो शायद मैं चंद दिनों में ही भाग निकलता, मगर मैं तो खुद उन्हीं रास्तों का मुसाफिर था। मुझे सिर्फ थोड़ा बहुत खौफ महसूस हुआ था, फिर मेरी रूह शांत होने लगी थी।
दुनिया में मौजूद बेशुमार भटकती बदरूहों ने मुझ में मौजूद खराब रूह को पहचान लिया और मैं आगे बढ़ने लगा। दानिश एक बड़ा अच्छा उस्ताद था और उसके पास बेशुमार ऐसी किताबें मौजूद थीं जिनमें काली शक्तियां हासिल करने के बेशुमार तरीके सिखाए गए थे। हाँ, वो तरीके बहुत मुश्किल थे, तकरीबन नामुमकिन। मैंने काफी सारा जादू सीख लिया था और अपनी उम्मी की सीट संभाल ली थी। अब औरतें बिला झिझक मुझसे अपने जादू टोने करवाने लगी थीं और बेटा बाप से भी गोरा कि मिस्दाक मेरे अमल से ज्यादा असर होता था, मगर मुझे मजा नहीं आ रहा था। ये किया भला इतनी मेहनत करना, रात भर जाग कर जादू टोना करना और बस चंद रुपए। मेरा घर जिस जगह था वहां की औरतें बस चंद 100 रुपए देकर अपने मुश्किल काम करवाना चाहती थी और आधी रकम मुझे हसन वदा दानिश को देनी होती थी। नहीं चाचा, मैंने एक दिन दानिश से कहा, ये मेरी मंजिल नहीं है। इतने महीनों इतना कष्ट उठा के बस ये चंद हजार। तो क्या चाहता है? दानिश ने पूछा। मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ चाचा। मैं हवा कोहे में उड़ना चाहता हूँ। मैं लाखों बल्कि करोड़ों कमाना चाहता हूँ। ऐसा करते हैं किसी बड़े शहर चलते हैं, वहां हमारा बिजनेस ज्यादा अच्छा चलेगा। मुझे ख्याल आया, बेटा जी, बड़े दराकोहे में बड़े बड़े मगरमच्छ होते हैं। बड़े शहर में एक छोड़ 10 दानिश और 20 अमजद जमाल मौजूद होंगे। तो क्या समझता है? जादू टोना करने वाले हर गली और मोहल्ले में मौजूद हैं। दानिश की बात 100% सच थी। मैं मायूस हो गया। मैं अपने अमलियात और जादू टोने में दिन रात मशगूल रहता था। नगमा क्या करती थी, क्या सोचती थी, मुझे ना तो इल्म था ही कोई दिलचस्पी। किस जादू से मेरे कपड़े धुलकर इस्त्री हो जाते थे। खाना, नाश्ता, 3 वक्त चाय एंड टाइम पर मेरे सामने हाजिर हो जाती में मुझे पता नहीं चलता था। जादूगर होने के बावजूद जाहिर है ये घर में मौजूद वाहिद औरत का काम था, मगर इस वाहिद औरत की इस घर में मौजूदगी महल्ले वालों को खटकने लगी थी। हम दोनों सिर्फ कजिन थे और हमारे अलावा घर में कोई तीसरा फर्द मौजूद नहीं था। इस नुक्ते पर लोग एतराज उठाने लगे थे। मुझे तो खैर हरगज़ मसला नहीं था, लोग जो बकवास करते थे करें। मगर नगमा एक दिन घबराकर मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उफ, मैंने सख्त कोफ्त महसूस की। क्या बात है, एक ही घर में रहते हुए भी हम बहुत कम बात करते थे, सिर्फ जरूरत की हद तक। वो एक बहुत जरूरी बात है। वो कुछ घबराई और शर्माई लग रही थी। आज महल्ले की कुछ औरतें मेरे पास आई थीं। तो फिर वो कह रही थी कि हम दोनों का इस तरह एक घर में ठीक नहीं है। तो तुमने इनको बताया नहीं कि तुम्हारे वालिद साहिब कोई जायदाद तुम्हारे नाम नहीं करके गए हैं? जब हमारे पास एक ही घर है तो इसमें ही रहेंगे। फजूल के एतराजात। मैं सख्त चढ़ गया था। उनका कहना था कि अगर मेरी और आपकी शादी, इसको मजबूर ना पूरी बात बताना पड़ी। क्या? मेरे दिमाग का फ्यूज उड़ गया। शादी और तुमसे? मैं सोच कर रह गया। देखो ना, तो मेरा अभी शादी का इरादा है ना ही उम्र। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद पर कंट्रोल किया था, लेकिन मैं जल्द अज जल्द कोशिश करूंगा कि तुम्हारी कहीं शादी करवा दूं। अब कोई एतराज करे तो इसको बता देना। नगमा के मुंह पर साया सा लहरा गया। वो उदास नजरों से मुझे थोड़ी देर देखती रही, फिर बाहर चली गई। और फिर एक दिन दानिश मेरे सामने मौजूद था। तो आगे बढ़ना चाहता है ना? इसके होठों पर मकरू मुस्कुराहट फैली हुई थी। हाँ चाचा, मैं तो उड़ना चाहता हूं, मैंने बेताबी से कहा। उड़ान भरने के लिए पर दरकार होते हैं। बुलंदी पर बगैर किसी सीढ़ी के नहीं पहुंचा जा सकता।
तुझे भी सीढ़ी चाहिए, ऐसी सीढ़ी जो किसी कब्र के ऊपर बनाई जाएगी। सेकेंड पार्ट के लिए हॉरर स्टोरी विद समिया फहीम चैनल को सब्सक्राइब करें।